नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में अंतरिक्ष की एक ऐसी खबर लेकर के जिसमें इलॉन मस्क को टक्कर देने के लिए भारतीय कंपनी जियो तैयारी कर रही है। ऐसा क्या है जो आज के सेशन के अंदर चर्चा का विषय बना है? चर्चा है इलॉन मस्क के एक प्रोग्राम का, इलॉन मस्क के एक वेंचर का जिसका नाम है स्टारलिंक, और उस स्टारलिंक को टक्कर देने की तैयारी में इस समय जियो आ रही है। स्टारलिंक करती क्या है मैं पहले ही बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे, फिर भी यह तस्वीर बताने के लिए पर्याप्त है कि अपनी अर्थ से लगभग 550 किलोमीटर ऊंचाई पर पूरी धरती को घेरे हुए लगभग 12,500 से अधिक सैटेलाइट्स कुछ इस तरह से तैर रहे हैं। ये जो लाइनें खींची हुई हैं ये दिखाने का पर्पस है, सैटेलाइट्स उनको सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है। 12,500 से अधिक सैटेलाइट पूरी धरती को घेरे हुए हैं। क्यों घेरे हुए हैं साहब? घेरे हुए इसलिए हैं क्योंकि इन सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट को पहुंचाना आसान होता है। इंटरनेट तो आपके मोबाइल में अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो वाईफाई के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल में किसी टावर के थ्रू रिसीव कर रहे होंगे, लेकिन इस इंटरनेट को पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचाना हो तो उसके लिए सैटेलाइट ही एकमात्र विकल्प है। अगर मान लीजिए किसी सी के अंदर, समुद्र के अंदर सैटेलाइट पहुंचाना है तो उसके लिए टावर नहीं लगाए जा सकते। ऐसे में सैटेलाइट जो आसमान में 550 किलोमीटर ऊपर है वहां से ही रेडिएशंस भेज करके सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जाता है। सैटेलाइट की पहले से भी दुनिया में रहे हैं सैटेलाइट, लेकिन स्टारलिंक जब से आया उसने बाजार को इतना स्मूथ कर दिया कि कहीं पर भी बहुत अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। आज दुनिया में चाहे अंटार्कटिका में हो, हिमालय की ऊंचाई में एवरेस्ट पर खड़े हो, या फिर आप समुद्र में कहीं भी हो, अगर आपके पास स्टारलिंक का रिसीवर है तो आप इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एक डिवाइस अपनी बनाई हुई है जिस पर स्टारलिंक का इंटरनेट मिलता है। अब ऐसी तैयारी भारत की कंपनी जियो कर रही है। भारत की कंपनी जियो क्या कर रही है और किसके नेतृत्व में कर रही है? तो अंबानी के नेतृत्व में कर रही है। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग यह है कि हम स्टारलिंक का एक इंडियन सब्स्टिट्यूट लेकर आएंगे। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे सैटेलाइट एलॉन मस्क ने भेजे हुए हैं वैसे ही भारतीय कंपनी जियो भी भेजेगी, और इसी कारण से यह एक बड़ी राइवलरी देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? क्योंकि अमेरिका द्वारा प्रमोटेड है ये। अल्टीमेटली स्टारलिंक का जो काम है वो अमेरिकी इकोसिस्टम के अंदर, जहां बहुत आसानी से सैटेलाइट लॉन्च हो पाते हैं। 550 किलोमीटर ऊपर भेजने के लिए आपको रॉकेट की जरूरत पड़ती है, रॉकेट पे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली आपको आईटीयू के थ्रू परमिशन की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस की यूनिट के थ्रू, ताकि आप इतनी ऊंचाई के ऊपर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएं। दुनिया का हर देश चाहेगा कि वो ऐसी सुविधा विकसित कर ले कि दुनिया में कहीं भी उसका इंटरनेट चले, और जियो तो इसलिए चाहेगा क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस लेकर बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, यूजर्स हैं। तो ऐसे में अब वर्ल्ड के अंदर अगर इंटरनेट पहुंचाना है तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तैयारी शुरू कर दी है। इस काम के लिए मल्टी बिलियन डॉलर की तैयारी की जा रही है, और ऐसा करके वो देश के मतलब दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर देगा अमेरिकी कंपनियों के सामने, और वर्ल्ड के अंदर भी एक नया पहचान स्थापित कर देगा। इस काम के लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इस काम को करने के लिए इन्होंने दोनों माध्यम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों अपनाए हैं। ऑर्गेनिक का मतलब पूरा की पूरा सिस्टम, मतलब पेलोड को डेवलप करने से लेके लॉन्चिंग तक सारा काम खुद करवाना, इसके लिए ऑर्गेनिक तरीका अपनाया गया है। इनऑर्गेनिक तरीका कोई कंपनी ऑलरेडी ऐसा करती है, उससे अपने सैटेलाइट्स को छुड़वा देना, क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत सारे आसमान में छोड़ने होंगे। और ये सब काम किसके लिए हो रहा है? अल्टीमेटली जियो को ग्रो कराने के लिए हो रहा है। यानी दोनों ही तरीके से आप या तो खुद से या किसी दूसरी कंपनी से अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अर्थ के ऊपर? ऑप्शंस लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं। इन तीनों ऑर्बिट्स के अंदर जब भी हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं तो वो सबसे ऊंचाई पर होता है, धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन जो कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि तेजी से इंटरनेट आ सके, कम्युनिकेशन फास्ट हो, तो उसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट का विचार रखा जाता है, जो 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस जगह पर अगर आपको इंटरनेट पहुंचाना, यहां से इंटरनेट पहुंचाना आसान होता है, लेकिन दिक्कत यह है अर्थ के जितना नजदीक आप होते हैं उतने ही ज्यादा सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऊंचाई पर हैं तो आपका जो एरिया कवरेज है वो बहुत ज्यादा होता है। दिक्कत यह है कि हम जीईओ के अंदर कम सैटेलाइट्स के थ्रू भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिर लेटेंसी बहुत ज्यादा आने लगती है, इंटरनेट बहुत धीरे चलने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट पहुंचा के पूरी अर्थ को कवर करने का प्रयास। आप कहेंगे साहब भारत को ही कवर कर लो, केवल पूरी अर्थ को क्यों? क्योंकि सैटेलाइट स्टैटिक नहीं रहता, सैटेलाइट मूव करता रहता है।
आपका एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, इंटरनेट किसी एक सैटेलाइट से आ रहा था, अचानक दूसरा सैटेलाइट, मतलब आपका सैटेलाइट, अर्थ तो मूव कर रही है ना, वो सैटेलाइट अगर दाएं बाएं हो गया तो फिर इंटरनेट क्राइसिस हो सकता है। ऐसे में और सैटेलाइट्स को उस तरह से रखा जाता है ताकि मूवमेंट बना रहे और इंटरनेट बना रहे। ठीक है, इस पूरे काम को लो अर्थ ऑर्बिट में करने का प्रयास किया जाएगा। अब आप पूछेंगे ये कितना बड़ा अफेयर है, कितना महंगा अफेयर है? तो देखो, स्टारलिंक जो धरती से 550 किलोमीटर ऊपर लगभग 10,000 सैटेलाइट तो अभी सक्रिय हैं, 12,000 सैटेलाइट भेजा था, 34,000 सैटेलाइट भेजने की योजना है। लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 से ज्यादा सक्रिय सैटेलाइट भेज चुका है और हर दिन कोई ना कोई खबर आती है। जैसे फाल्कन 9 ने अभी 24 स्टारलिंक सैटेलाइट और भेजे थे। इन्होंने अपना रॉकेट बना रखा है और आए दिन पूरे टाइम सैटेलाइट भेजते रहते हैं। ये काम बहुत बखूबी कर पाते हैं, करने वाले हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? ये $10 बिलियन खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। $10 बिलियन कई बड़ी सारी कंपनीज के कुल वैल्यूएशन का काम नहीं होता। एलॉन मस्क जो दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले आदमी है, जिनकी खुद की नेटवर्थ इस समय $803 बिलियन है, उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है $10 बिलियन अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब उनके लिए छोटा सा अमाउंट है। लेकिन इसी सीरीज में अगर बात मुकेश अंबानी की हो तो उनकी नेटवर्थ अभी $100 बिलियन से भी नीचे है, $98 बिलियन के साथ 20th नंबर पर चल रहे हैं। ऐसे में अगर वो इस प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो सब पैसा कहां से लगाएंगे? तो देखो, नेटवर्थ जो है ना, वो अलग चीज होती है। नेटवर्थ का मतलब है कि आपकी कंपनी की वैल्यू, आपकी कंपनी में हिस्सेदारी, आपकी एसेट की वैल्यू, आपके ब्रांड की वैल्यू, सब जोड़ करके वर्थ को क्रिएट किया जाता है। लेकिन आपके पास कितना पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो? अक्सर आप बहुत से लोगों से सुनते हो कि तमाम कंपनियां सरकारों से लोन ले लेकर के काम करती हैं, और भारत के अंदर तो कंपनीज के ऊपर ऐसा प्रयास रहा ही है कि लोन लेकर के ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो ऐसे में अंबानी क्या कर सकते हैं? तो देखो, एक ट्री बनाया है कि पैसे लेने के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं। भाई, इनके पास अगर कोई एसेट है तो उसको लेवरेज करके ये फंड उठा सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी बड़ी कंपनी के साथ कि आओ साथ मिलकर के ये काम कर लें। खुद के फैमिली ऑफिस या फाउंडेशन से पैसे उठा सकते हैं, या किसी वेंचर कैपिटल से या फिर इक्विटी फंड ले सकते हैं कि चलो भाई इतने परसेंटेज हिस्सेदारी मैं आपको देता हूं, इसके लिए पैसे दे दो। या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं जिससे ये पैसे उठा सकते हैं, या फिर ये बॉन्ड जारी करके पैसे ले सकते हैं। अब ये क्या होता है? असल मायने में जैसे बहुत से साथियों को ये तो पता होता है कि कंपनीज अपने शेयर बेच करके, जैसे आईपीओ ले आई, आईपीओ के अंदर आम जन ने शेयर खरीदे और शेयर से पैसे चले गए कंपनी के पास, उसने उसको अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन बहुत बार कंपनी अपने हिस्सेदारी को बेचती नहीं है, बल्कि प्रॉमिस करती हैं कि मैं आपको इतना प्रतिशत ब्याज लौटा कर दूंगी, अगर आप मुझ पर यकीन करते हो तो मुझे लोन दो और मैं आपको इतने परसेंटेज ब्याज का फिक्स रिटर्न दूंगी। इस तरह से जब कंपनी लेकर आती है योजना, तो इसे बॉन्ड कहा जाता है। बड़े कॉर्पोरेट घराने लेकर आते हैं तो इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहा जाता है। क्या ये वाकई में होता है? बिल्कुल होता है। जैसे अडानी ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 44.66 मिलियन डॉलर का 2025 में बॉन्ड रेज किया था। अडानी एंटरप्राइजेस का पब्लिक बॉन्ड इशू हुआ और वो इशू होते ही जनवरी 2026 में ओवर सब्सक्राइब हो गया। यानी कि ये जनता से पैसे उठाते हैं अपना शेयर दिए बिना कि लो भाई मैं गारंटी देता हूं इतना परसेंटेज इंटरेस्ट आपको रिटर्न करूंगा। फिर एक सवाल बनता है, लेकिन नहीं किया तो इसके लिए आप कंपनी देख करके पैसा देते हो कि भाई देख लो कंपनी अच्छी है तो उसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी, रेटिंग अच्छी होगी। तो AAA+ रेटिंग है, कौन सी रेटिंग है? गवर्नमेंट बॉन्ड है। जैसे भारत सरकार के अंदर भी जैसे IRFC है, जैसे इंडियन रेलवे का जो फाइनेंशियल आर्म है, उसने भी अभी 10 ईयर के लिए 7.25% ब्याज पर 2840 करोड़ रुपए जनता से उठाए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे जनता से उठाए, ये कैसे पता चलता है? किसने दिए पैसे? हमने तो नहीं दिए। तो ये जानकारी आपको रहे तो इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन है स्टेबल बॉन्ड्स का एक लिंक, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है। एक ऐप है, यहां से आप देख सकते हो कि बाजार में कौन से बॉन्ड चल रहे हैं। जैसे यहां पर आपको मैं अडानी का जो बॉन्ड है ना वो दिखा सकता हूं। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का ये बॉन्ड है, इतना परसेंट सेल हो चुका है, मिनिमम 1000 रुपए के ऊपर है, इतना परसेंट रिटर्न है, सारी की सारी जानकारी आप इसके ऊपर देख सकते हो। यानी कि बाजार में कौन सा बॉन्ड उपलब्ध है, उसकी क्या मतलब क्या उस कंपनी का हिस्सेदारी है। अडानी तो चलो चर्चित नाम हो गया। एक और नाम अगर मैं आपके सामने रखकर चलूं, जैसे स्पंदना करके ये कंपनी है, इसका बॉन्ड आया हुआ है, तो इसकी कितने परसेंटेज रिटर्न की ये गारंटी दे रहा है, क्या सब कुछ कर रहा है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न कितना है, कैसी कंपनी है, क्या प्रोफाइलिंग है, ये आप सब चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है।
यहां से आप देख सकते हो कि कौन से बॉन्ड की क्या रेटिंग है। यहां पर सीनियर सिक्योर्ड जो बॉन्ड्स हैं आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो, जो कि 12% तक एनुअल रिटर्न्स के ऑप्शन देते हैं, जिसे आप यूपीआई या बैंक के जरिए सीधे निवेश कर सकते हो। मतलब इस स्टेबल बॉन्ड वाले ऑप्शन से आप एक फिक्स रिटर्न वाली जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। फिक्स रिटर्न्स मतलब 9 से 12% का रिटर्न है। तो आपको अगर दिख रहा है तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बॉन्ड आपको समझ में आता है। यहां पर अगर आपको समझ में आता है तो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह होता है, क्या गारंटी है इस बात की कि साहब ये इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। तो मैं आपको कुछ फीचर बताता हूं। जैसे आप यहां पर मंथली पे आउट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। मिनिमम 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हो। भाई 1000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट मैं तो करता चलूंगा। आप रेटिंग चेक करके कि साहब कितना % रेटिंग है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तमाम चीजें हैं। मतलब अगर आपको पैसा जल्दी निकालना है तो आप 0 फीस देकर के अर्ली विड्रॉल कर सकते हो। आपका फंड अगर अकाउंट में ऐसे ही आइडल पड़ा है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, उस पैसे को आप इस तरह से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैं आपको बता रहा हूं प्लेटफॉर्म, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो आप यहां से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट को सिक्योर पाते हुए इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी भी जब आपको जरूरत पड़े आप तुरंत अपने बॉन्ड को सेल कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि ये तमाम ऑप्शन हैं जिनके थ्रू ये फंड रेज करते हैं। अंबानी की क्या योजना है? तो अंबानी की योजना ऑलरेडी दिख रही है। वो लगातार आईटीयू के साथ संपर्क में है, क्योंकि इस समय चाइना खुद 2 लाख सैटेलाइट छोड़ने की योजना बना चुका है। वो ऑलरेडी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को बता चुका है कि मैं 2 लाख सैटेलाइट भेजूंगा। इसका मतलब आने वाला समय कंपटीशन का समय है, और ऑलरेडी अंबानी इसमें निकल चुके हैं। रिलायंस ने बकायदा कई टीम बनाई है जो इस काम को करने के लिए प्रॉपर तरीके से लगे। कह रहे हैं कि अंबानी की जो टीम है उसमें मुकेश अंबानी खुद लीड कर रहे हैं। उनके साथ रिलायंस के प्रेसिडेंट पीके भटनागर, जियो प्लेटफॉर्म के सीईओ मैथ्यू उमैन, वाइस प्रेसिडेंट आयुष भटनागर, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसके लिए डीओटी को इन्होंने अपनी फाइल भी दे दी है। इस पूरी प्रक्रिया के साथ साथ कुछ जरूरी अगर एक्विजिशन हुए तो उन प्रक्रिया को भी जियो फुलफिल करेगा। इसका मतलब जियो अब टावर की जगह सैटेलाइट पर जाने की योजना बना रहा है। इस काम को इन्होंने हालांकि 2024 में ही शुरू कर दिया था, जब इन्होंने एसईएस करके कंपनी है उसका जेवी किया था, ज्वाइंट वेंचर किया था, जिसमें 51% हिस्सेदारी रिलायंस ने खुद ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि रिलायंस की तैयारी तो ऑलरेडी इस दिशा में काफी बढ़ चुकी है। अब एक फिर सवाल बनता है कि साहब ये केवल रिलायंस के पास ही हो सकता है क्या? कोई और कंपनी नहीं कर सकती क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा एक और बड़ी खबर का, और वो खबर क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक की यूनिकॉर्न बन गई है। यानी ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर निकल गई है, क्योंकि इसने $60 मिलियन का फंड रेज किया है। $60 मिलियन का फंड रेज $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी जो अपना रॉकेट बना रही है अपने रॉकेट से। तो अब समझिएगा, आप इन सब बातों को रिलेट करिए कि जब भारत के पास इसरो है, इसरो सैटेलाइट भेज सकता है, तो उसकी एक लिमिट है। अमेरिका के अंदर क्या है? नासा है, सैटेलाइट भेज सकता है, लेकिन उन्होंने अमेजन को भी मौका दिया, उन्होंने स्पेस एक्स को भी मौका दिया कि आओ और तुम लोग सैटेलाइट लॉन्च करो। तो आप समझ सकते हो भारत के अंदर ऑलरेडी स्टार्टअप्स $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर चल रहे हैं, जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी में। तो आप रिलेट करिए, एक तरफ जियो ये काम करने वाला है, इधर एक कंपनी की $1 बिलियन वैल्यूएशन हो चुकी है, उसमें $60 बिलियन का फंड आ चुका है, मतलब 570 करोड़ रुपए, ताकि वो रॉकेट छोड़ना शुरू करें। और रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना इतना चैलेंजिंग टास्क भी नहीं होता है। तो आप समझिए कि भारत के अंदर एक स्पेस का बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये स्काईरूट की जो कंपनी है ना, ये 2018 में पवन कुमार चंदना और नाग भरत डाका के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और अब तक इस कंपनी को 1500 करोड़ से ऊपर का फंड मिल चुका है। इस तरह की मतलब जानकारी बाजार के अंदर है। ये अपना एक मतलब विक्रम एस के नाम से इन्होंने अपना पहला भी एक निजी तौर पर विकसित रॉकेट था जिसको चलाकर दिखाया है। अब इनका विक्रम 2 आने वाला है। इसके चलते अब इस सेक्टर में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यानी कि आने वाला जो समय है ना, वो अब स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ेगा। भारत एक सस्ता, सुरक्षित और विश्वस्त विकल्प बनकर बाजार के रूप में निकल कर आ रहा है। तो आपको यह प्लान कैसा लगा? कैसे इस दिशा में आप सोचते हैं? टेलीकम्युनिकेशन को लेकर आप कितने आशान्वित हैं, और स्पेस सेक्टर को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में मैंने आपको स्टेबल मनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑप्शन दिया है, जाकर के लिंक जो कमेंट बॉक्स में पिन है वहां से जाकर अपने लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities/securities debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully